फर्श पर गिरते वक्त मुझे यकीन हो गया था कि अब बस हो गया। मेरे अपने बेटे ने मुझे धक्का दिया था। पूरे परिवार के सामने नए साल की पूर्व संध्या की रात, वो फर्श जिस पर मैंने बैठने जा रही थी, उसी कुर्सी से मुझे खींचकर फेंक दिया। मेरा बेटा सीधा चिल्ला रहा था, यह सीट मेरी सास के लिए है, बाहर निकलो। और मैं वही थी, फर्श पर अपने ही घर में, अपने ही खाने की मेज के पास। 14 लोग देख रहे थे। कोई नहीं बोला। मेरी बहू सिमरन मुस्कुरा रही थी। उसकी माँ कुलजीत सेठी आराम से उस कुर्सी पर बैठ गए जहाँ मुझे बैठना था। और उन्हें सबको नहीं पता था कि उस रात के बाद क्या होने वाला था। मैं चुपचाप उठी, अपनी कोहनी पर हाथ रखा जो दर्द कर रही थी, और अपने कमरे में चले गए। किसी ने नहीं पूछा कि मुझे चोट तो नहीं लगी। मेरा बेटा हंस रहा था अपनी पत्नी के साथ, पर मैंने तय कर लिया था, अब नहीं, अब वो नहीं। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरा नाम भारतीय नरूला है। मैं 64 साल की हूँ। गुड़गांव से सेक्टर 23 में रहती हूँ। मेरा अपना 2 बीच एक फ्लैट है। 20 साल पहले खरीदा था। उस वक्त 45 लाख में आया था। आज कीमत तो 95 लाख से कम नहीं होगी। यह फ्लैट मैंने अपने पैसों से खरीदा था। मेरी तनख्वाह से। मेरे पति का नाम कभी इन कागजातों में नहीं छोड़ा क्योंकि पूरे पैसे मेरे ही थे। राजधानी परबिसर्स में सीनियर हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेट थी। 32 साल काम किया मैंने। स्कूल की किताबों से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक का अनुवाद किया। अच्छी तनख्वाह थी, 500 तक पहुंच गई थी। रिटायर्ड होते होते हर महीने बचत करती थी, एफडी बनाती थी, एलआईसी की पॉलिसी थी। मेरे पति रमाकांत जी बैंक में क्लर्क थे। अच्छे इंसान थे, पर उनकी तनख्वाह कम थी। हमने मिलकर बच्चों को पाला। सिद्धार्थ और प्रियंका 4 साल हो गए। रमाकांत जी को गए हुए किडनी खराब हो गई थी। उनकी डायबिटीज़ थी वर्षों से। फिर डायबिटीज़ ले चला 3 साल तक। बहुत तकलीफ हुई। आखिर में किडनी फेल हो गई। अस्पताल में ही गए हो। मुझे बहुत दुख हुआ, पर जिंदगी तो चलानी थी ना। मैंने हिम्मत नहीं हारी। उनके एलआईसी से 18 लाख मिले। मैंने सब एफडी में डाल दिए। मेरी अपनी बचत भी थी। कुल मिलाकर 42 लाख सुरक्षित बैंक में। प्रोविडेंट का फंड भी था। पेंशन भी आती है। मैं अकेली नहीं हूँ पैसों के मामले में। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, सिद्धार्थ को भी नहीं। सिद्धार्थ मेरा बड़ा बेटा है, 36 साल का है, अब मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी में, अच्छी नौकरी है। पर उसकी शादी के बाद सब कुछ बदल गया। 5 साल हो गए उसकी शादी को। सिमरन से की थी शादी। 32 साल की है सिमरन। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर स्वभाव से बहुत अलग है। उसकी माँ कुलजीत सेठी चंडीगढ़ से आती है हर 2 महीने में, और फिर घर में तूफान आ जाता है। शुरू में सब ठीक था। सिद्धार्थ मुझे सम्मान देता था, मेरी बात सुनता था, पर धीरे धीरे सिमरन उसकी माँ ने उसके दिमाग में भर दिया। अब वह मुझे बोझ समझने लगा है। पुरानी सोच वाली माँ समझने लगा है। मॉडर्न बनना चाहता है, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है, और उसके लिए अपनी माँ को नीचा दिखाने में कोई शर्म नहीं आती। प्रियंका मेरी बेटी है, 30 साल की, अमेरिका में रहती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, साल में 1 बार आती है। उससे मैं अपनी तकलीफें नहीं बताती थी। क्यों परेशान करूँ उसे? वो इतना दूर है, क्या कर लेती। पर उस नए साल की रात के बाद मैंने सोच लिया कि अब बताना होगा। तो मैं बता रही थी कि कैसे सब कुछ बिगड़ता गया। पहले छोटी छोटी बातें थी। सिमरन कहती, आंटी जी आप इतनी पुरानी सोच वाली बातें क्यों करती है? मैं चुप रह जाती। फिर धीरे धीरे वह मेरे काम में दखल देने लगी। रसोई में खाना बना रही हूँ, वह आकर कहेगी, इतना तेल क्यों डाल रही है? हमें हेल्दी खाना खाते हैं। मैं समझ गई कि मेरी जगह कम की जा रही है। फिर रमाकांत जी की तस्वीर हटाने की बात हुई। सिमरन की माँ कुलजीत आई थी। उसने कहा, इतनी बड़ी तस्वीर दीवार पर क्यों लगाई हुई है? घर का लुक खराब हो रहा है। मॉडर्न फर्नीचर के साथ यह फ्रेम मैच नहीं करते। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, यह मेरे पति की तस्वीर है, यह यहीं रहेगी। सिमरन ने आंखें तरेरी, बोली, यह आपका घर है या हमारा घर है?
मैं चुप हो गई। घर मेरा है यह बात मैं जानती थी, पर मैंने उसने बहस नहीं की क्योंकि मैं अपनी बेटी की याद में जी रही थी। वह दिन जब प्रियंका छोटी थी, जब सिद्धार्थ स्कूल में था, जब रमाकांत जी साथ थे, सब खत्म हो गया था। अब बस ये लोग थे और ये लोग मुझे नफरत करने लगे थे। पर मुझे नहीं पता था कि आने वाले महीनों में क्या होने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि सिमरन और उसकी माँ ने क्या प्लान बनाया है। मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना बेटा मुझे धक्का देगा एक दिन। वह दिन आया जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह दिवाली का त्योहार था। पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ आप अपने गोल्ड के गहने सिमरन को दे देना, उसे पहनने हैं। मैंने पूछा, कौन से गहने? उसने कहा, आपकी अलमारी में जो रखे हैं, मंगलसूत्र, बाली, कंगन। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, बेटा यह मेरे पति की निशानी है, यह मैं नहीं दे सकती। सिद्धार्थ नाराज हो गया। बोला, माँ आप इतनी सेल्फिश क्यों है? सिमरन को कुछ पहनना है दिवाली पर, बस कुछ दिन के लिए तो मांग रही है। आप तो पहनती भी नहीं, अलमारी में रखे रखे खराब हो रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की पर उसने सुना नहीं। आखिर मैंने सोचा चलो दे देती हूँ, बेटे की खातिर 2-4 दिन बाद वापस कर देगी। मैंने अपने गहने सिमरन को दे दिए। 3 तोला सोने के मंगलसूत्र, 2 जोड़ी बालियाँ, कंगन की कीमती थे। आज कीमत में 3 लाख से ज़्यादा हो गए। सिमरन ने बिना धन्यवाद कहे ले लिए। दिवाली के दिन पहन कर आई, बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे अच्छा लगा, पर दिवाली के बाद जब मैंने गहने वापस मांगे तो सिमरन ने टाल दिया। बोली, अभी लेकर लॉकर में रख दिए हैं, बाद में दे दूंगी। मैंने फिर मांगा, उसने कहा भूल गई। फिर मैंने तीसरी बार मांगा, तब सिद्धार्थ गुस्सा हुआ। बोला, माँ क्यों परेशान कर रही हो, कभी मांग तो नहीं जा रहे हैं गहने, रहने दो ना उसके पास। मैं समझ गई कि गहने वापस नहीं आने वाले। मैंने चुपचाप अपनी डायरी में लिख लिया, तारीख, सोने का वजन, कीमत, फोटो भी खींच ली थी। मैंने जब दिए थे मुझे अंदाजा हो गया था कि यह लोग सिर्फ शुरुआत है, आगे और कुछ मांगेंगे। दिसंबर आ गया, ठंड पड़ने लगी। मैं सुबह की चाय बना रही थी रसोई में। सिद्धार्थ आया। बोला, माँ मुझे आपके एफडी के पेपर चाहिए। मैं चौंक गई। पूछा क्यों? उसने कहा, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है। मैंने कहा, बेटा वो मेरी निजी बचत है, उसका फैमिली प्लानिंग से क्या लेना? सिद्धार्थ ने झुझुलाकर कहा, माँ आप हमारे साथ रहती है ना, हमारा खाना खाती है ना, तो आपकी बचत भी फैमिली की है। मुझे स्टेटमेंट चाहिए, कितनी एफडी के, कितना पैसा है, सब बताओ। मैं सन रहेगी। मेरा अपना बेटा मुझसे हिसाब मांग रहा था। मैंने मना कर दिया। बोले, नहीं यह मेरे पति की मेहनत की कमाई है, उनकी इंश्योरेंस से मिले पैसे है, मेरी पेंशन है, मैं किसी को नहीं बता दो सकती। सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो गया। बोला, देखती हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से। मैं रसोई से चले आई। दिल टूट गया मेरा, पर मैंने तय कर लिया अब कुछ करना होगा। उसी शाम मैं अपने पुराने कमरे में गई। वो छोटा सा कमरा जहाँ मैं ट्रांसलेशन का काम करती थी। मेज पर रमाकांत जी की तस्वीर रखी थी। मैं बैठ गई। मेरे पास सारे कागजात थे, प्रॉपर्टी के पेपर, एफडी के सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। मैंने सब निकाल कर देखे। फ्लैट के कागजातों में सिर्फ मेरा नाम था, एफडी में भी सिर्फ मेरा नाम। मैं मालिक थी सब कुछ की। मैंने सोचा मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए। मैंने अपने पुराने दोस्त रंजन कुमार सिन्हा को फ़ोन किया। वो वकील है, 52 साल से, अनुभवी है। मैंने उससे मिलने का संयम मांगा। उन्होंने कहा, भारतीय कल आ ही जाइए ऑफिस, बात करते हैं। अगले दिन मैं उनके ऑफिस गई। सेक्टर 48 में था उनका ऑफिस। मैंने सारी बात बताई, सिद्धार्थ से बर्ताव के बारे में, सिमरन और उसकी माँ के बारे में, गहनों की चोरी के बारे में, एफडी की मांग के बारे में। रंजन जी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, भारती जी आप खतरे में हैं। मैं यह लोग आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, हर बात, हर घटना, तारीख और समय के साथ फोटो खींचो। अगर कोई गलत बर्ताव करे तो रिकॉर्ड करो, अपने पास सबूत रखो।
दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करो, ट्रस्ट बनवाओ, अपनी बेटी के नाम करो ताकि कोई छीन न सके। मैंने उनकी सलाह मानने का फैसला किया। घर आकर मैंने एक डायरी शुरू की। उसमें हर दिन लिखने लगी, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सिमरन का बर्ताव, सिद्धार्थ की बातें, कुलजीत की हरकतें, सब कुछ। फिर दिसंबर के आखिर हफ्ते में कुलजीत सेठ फिर से आ गए। वो हमेशा आती थी जब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देनी होती थी। इस बार वो 3 हफ्ते रुकने वाली थी। नए साल तक मुझे बुरा लग रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। यह मेरे बेटे का घर भी था। उसकी सास आई है तो आई है। पहले दिन की कुलजीत ने मेरे मास्टर बेडरूम में अपना सामान रख दिया। मैंने कहा, यह तो मेरा कमरा है। उसने बोला, अरे भारती जी, आप तो अकेली है, आप स्टडी रूम में सो जाइए, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। मेरे कपड़े बहुत से। सिद्धार्थ खड़ा था पास में। उसने कुछ नहीं कहा। सिमरन मुस्कुरा रही थी। मुझे अपना सामान उठाकर छोटे कमरे में जाना पड़ा। उस रात में सो नहीं पाई। छोटे कमरे में लेटी रही। दीवार पर रमाकांत जी की तस्वीर देख रही थी। आंसू आ रहे थे। मैंने सोचा, इतने साल मेहनत की, घर बनाया, बच्चों को पाला और आज मुझे अपने ही घर में बेदखल कर दिया गया। पर मैंने रोया नहीं। मैंने अपने फ़ोन में यह सब नोट किया, तारीख, समय, घटना। अगले दिन सुबह मैं रसोई में गई चाय बनाने। कुलजीत वहाँ पहले से खड़ी थी। बोली, भारती जी, मैं चाय बना रही हूँ, आप जाइए, आराम कीजिए। मैंने कहा, नहीं, मैं बना लूँगी। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आप बैठिए, यह मेरी बेटी का घर है, मैं बनाऊँगी। मैं वहाँ से हट गई, बैठ गई सोफा पर। सिद्धार्थ बाथरूम से निकला। मैंने उससे कहा, बेटा, क्या हो रहा है? यह मेरा ही घर है ना यह? उसने झुल्ला कर कहा, माँ, प्लीज़ सुबह सुबह ड्रामा मत करो। कुलजीत आंटी मेहमान है, उन्हें रहने दो जैसे चाहे। मैं चुप हो गई। मेहमान मेरे ही घर में मेहमान से कम हो गई थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस देख रही थी और अंदर ही अंदर तैयारी कर रही थी। फिर नए साल की पूर्व संध्या आ गई। सिमरन ने बड़ी पार्टी रखने का फैसला किया। उसके मम्मी पापा, भाई भाभी, सिद्धार्थ के दोस्त, पड़ोसी सब बुलाए गए। कुल 14 लोग आने वाले थे। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, परिवार के साथ समय बिताऊंगी। पर सिमरन ने मुझसे कहा, आंटी जी, आप अपने कमरे में ही रहिएगा, शाम को हम लोग मेहमानों के साथ बैठेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। मेरा दिल दुख गया। मैंने कहा, पर बेटा, नए साल की रात है, मैं भी तो बैठूंगी ना। सिमरन ने आंखें घुमाई। बोली, देखती हूँ। शाम को मेहमान आने लगे। मैं अपने कमरे में बैठी थी। दरवाज़ा बंद था। बाहर से आवाज़ आ रही थी, हंसी, बातचीत, म्यूजिक। मुझे बुरा लगा रहा था। मैं बाहर नहीं गई। सोचा, शायद सिद्धार्थ बुलाएगा मुझे। 8 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सिद्धार्थ पड़ा था। बोला, माँ, नीचे आओ, खाना लगा है, सबको मिल लो। मुझे खुशी हुई। मैंने अपनी सूती साड़ी ठीक की, बिंदी लगाई, बाहर आई। डाइनिंग टेबल बड़ी थी, 6 लोग बैठे सकते थे। बाकी लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। टेबल पर खाना सजा था। कुलजीत सेठ टेबल के एक सिरे पर बैठे थे। सिद्धार्थ और सिमरन दूसरी तरफ थे। मैंने देखा कि एक कुर्सी खाली थी। टेबल के दूसरे सिरे पर मैंने सीट जहाँ घर का मुखिया बैठता है, मैं उसी कुर्सी की तरफ बढ़ी। सोचा, आखिर यह मेरा घर है, मैं वहाँ बैठ सकती हूँ। मैंने कुर्सी खींची। तभी सिद्धार्थ ने जोर से आवाज़ दी, माँ, वहाँ नहीं। मैंने कहा, क्यों? यह तो मेरी जगह है। उसने उठकर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा, जोर से खींचा। बोला, यह सीट मेरी सास के लिए है, बाहर निकलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, बेटा, क्या कह रहे हो? उसने और जोर से धक्का दिया। मैं संतुलन खो बैठी, फर्श पर गिर गई। मेरी कोहनी टाइल्स से टकराई। दर्द की लहर दौड़ गई। मेरी साड़ी का पल्लू खुल गया। मैं वही थी, फर्श पर, सबके सामने। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग देख रहे थे। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई नहीं बोला। सिमरन मुस्कुरा रही थी। उसकी माँ कुलजीत ने आराम से वही कुर्सी खींची और बैठ गई। बोली, हाँ, यह मेरी सीट है। भारती जी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं धीरे से उठी। मेरी कोहनी में तेज दर्द था।
मैंने अपना पल्लू ठीक किया। सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठा गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने चारों तरफ देखा। सब अपनी प्लेटों में देख रहे थे। शर्मिंदा पर कोई बोला नहीं। मैं वहाँ से चली गई अपने कमरे में। दरवाज़ा बंद किया। बैठ गई अपनी मेज पर। रमाकांत जी की तस्वीर देखी। आंसू नहीं आए, सिर्फ गुस्सा था। पहली बार मेरे मन में इतना गुस्सा आया। मैंने अपना फ़ोन निकाला। रंजन जी को मैसेज किया, कल सुबह मिलना है, जरूरी है। फिर मैंने अपनी कोनी देखी। सूझ गई थी, नीला पड़ गया था। मैंने फ़ोटो खींची। टाइप स्टेप के साथ सबूत चाहिए था मुझे। फिर मैंने अपनी डायरी खोली। लिखा, 31 दिसंबर रात 8:15 सिद्धार्थ ने मुझे धक्का दिया, फर्श पर गिराया, 14 लोगों के सामने, कोहनी में चोट। बाहर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। लोग हंस रहे थे, मना रहे थे नया साल। पर मेरे लिए नया साल कुछ और लेकर आने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मैं बैठी रही अपने कमरे में। 12 बजे घड़ी में घंटी बजी। नया साल आ गया था। बाहर से खुशी की आवाज़ आई, नए साल की मुबारकबाद। पर मैं चुप थी। मैं सिर्फ सोच रही थी, कल सुबह क्या करना है। रात भर नहीं सोई मैं, बस प्लान बना रही थी। सुबह 5 बजे उठ गई, तैयार हुई, चाय बनाई। सिद्धार्थ अभी सो रहा था। सिमरन भी, कुलजीत भी। घर में शांति थी। मैं चुपचाप निकल गई। रंजन जी का ऑफिस सुबह 10 बजे खुलता था, पर मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि जल्दी आऊँगी। वह समझ गए थे। 8 बजे मैं उनके ऑफिस पहुँची। उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा, मेरी कोहनी देखी। बोले, यह क्या हुआ भारती जी? मैंने सब बता दिया। कल रात जो हुआ, कैसे सिद्धार्थ ने धक्का दिया, कैसे मैं गिरी, कैसे कोई नहीं बोला। रंजन जी ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, भारती जी, अब बहुत हो गया। अब कानूनी कार्यवाही करनी होगी। यह असोल्ट है, चोट है, गवाह है। उन्होंने मुझे समझाया कि क्या करना है। पहले डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लो, चोट का प्रमाण चाहिए। दूसरा, एक FIR दर्ज कराओ थाने में जाकर। तीसरा, अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रस्ट में डाल दो ताकि कोई हाथ ना लगा सके। चौथा, उन्हें नोटिस भेजो 30 दिन का निकल जाने का। मैंने कहा, रंजन जी, यह सब मैं करूँगी आज ही। उन्होंने कहा, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले डॉक्टर के पास, फिर थाने। हम गए सेक्टर 38 के क्लिनिक में। डॉक्टर ने मेरी कोहनी देखी, एक्सरे करवाया। कोई फ्रैक्चर नहीं था, पर ब्रूस थे, सूजन थी। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। लिखा, ब्लड पोस्ट ट्रॉमा इंजरी फर्स्ट कंसिस्टेंट विद पुश ऑनर फॉल। फिर थाने गए। सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन। मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। बताया कि मेरे बेटे ने मुझे धक्का दिया, मैं गिरी, चोट लगी। 14 गवाह थे, उन्हें नाम और नंबर दिए मैंने। रंजन जी ने कानूनी भाषा में सब समझाया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। नंबर मिला, मुझे कॉपी मिली। फिर हमें रंजन जी के ऑफिस वापस आए। उन्होंने कहा, अब ट्रस्ट बनाना है, आपकी प्रॉपर्टी का सुरक्षित करना है। मैंने सारे कागजात निकाले, फ्लैट के पेपर, FD के सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। रंजन जी ने देखा, बोलो, ठीक है, मैं एक इरवोल्वेबल ट्रस्ट बनाता हूँ, आप ट्रस्टी होगी। बेनिफिशियरी आपकी बेटी प्रियंका होगी, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। उन्होंने पेपर तैयार किए, मैंने साइन किए, नोटरी करवाई, रजिस्ट्री करवाई। सब काम 2 घंटे में हो गया। अब मेरा फ्लैट, मेरी सारी FD सब ट्रस्ट में थी, प्रियंका के नाम। सिद्धार्थ छू भी नहीं सकता था। फिर रंजन जी ने एक और कागज तैयार किया, लीगल नोटिस, सिद्धार्थ नारोला के नाम। उसमें लिखा था कि आपने अपनी माँ को असोल्ट किया, FIR दर्ज हो गई। आपको इस प्रॉपर्टी से 30 दिन में निकलना होगा। यह प्रॉपर्टी भारतीय नरोला की है, ट्रस्ट में ट्रांसफ़र हो गई है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। मैंने रंजन जी से कहा, एक और काम करना है, मैं उन 14 लोगों को फ़ोन करूंगी जो कल रात मौजूद थे, उनके बयान लूँगी, वह गवाह बनेंगे। रंजन जी ने कहा, बहुत अच्छा करिए। मैं घर पहुंची। दोपहर 2 बजे। सिद्धार्थ जाग चुका था, वह लिविंग रूम में बैठा था। सिमरन और कुलजीत भी वहाँ थे। मुझे देखकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। सिमरन ने पूछा, कहाँ गई थी सुबह सुबह? मैंने बस इतना कहा, काम था। मैं अपने कमरे में आ गई।
अपनी डायरी खोली, आज की तारीख लिखी, 1 जनवरी, नया साल, नई शुरुआत। मैंने लिखा, आज से मेरा जीवन बदल गया। आज मैंने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया। शाम को मैंने उन 14 लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। पहले मैंने अपने पड़ोसी रेखा आंटी को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत कहा, भारती जी, कल को जो हुआ वह बहुत गलत था। हम सब शोक में थे। हम गवाही देंगे आपके लिए। फिर मैंने एक एक करके सबको फ़ोन किया। 11 लोग ने हाँ कहा। 3 लोग सिद्धार्थ के दोस्त थे, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, 11 गवाह काफ़ी थे। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोरियर वाला था। सिद्धार्थ के नाम लीगल नोटिस आया था। उसने साइन किया, लिफाफा खोला, पढ़ा। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। वो चिल्लाया, माँ यह क्या है? मैं रसोई से बाहर आई, शांति से बोली, जो लिखा है वही है। तुमने मुझे धक्का दिया, मैं गिरी, चोट लगी, मैंने FI दर्ज करा दी। तुम्हें 30 दिन में यहाँ से निकलना होगा। यह मेरा घर है। सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। सिमरन दौड़ती हुई आई, नोटिस छीन कर पढ़ने लगी। कुलजीत भी आ गए। उसने पूछा, क्या हो रहा है? सिमरन ने बताया। कुलजीत ने मुझसे कहा, भारती जी, आप यह क्या कर रही है? अपने बेटे के खिलाफ केस। मैंने शांति से कहा, हाँ, जो गलत है वह गलत है, चाहे बेटा हो या कोई और। सिद्धार्थ ने तुम्हारी खातिर मुझे जलील किया, अब सजा भुगतेगा। सिद्धार्थ घबरा गया, बोला, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, माफ़ी बाद में, पहले तुम्हें समझाना होगा कि तुमने क्या किया। उस दिन सारा दिन घर में तनाव रहा। सिद्धार्थ अपने कमरे में बंद था। सिमरन रो रही थी। कुलजीत गुस्से में थी, पर मैं शांत थी। मैंने अपना काम किया, खाना बनाया अपने लिए, उनके लिए नहीं। शाम को मेरा फ़ोन बजा। प्रियंका थी अमेरिका से। मैंने सब बता दिया। वह रो पड़ी, बोली, माँ मैं आ रही हूँ 2 दिन में। मैंने कहा, बेटा तू आ जा, तुझे देखना है मुझे। अगले दिन सुबह फिर दस्तक हुई। इस बार पुलिस थी, 2 कांस्टेबल। उन्होंने सिद्धार्थ को बुलाया, बोले, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, आपको थाने आना होगा, बयान देना होगा। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत तैयार हुआ, थाने गया। थाने में उससे पूछताछ हुई। उसने सब मान लिया, कहा, हाँ मैंने धक्का दिया, पर जानबूझकर नहीं, गलती से हो गया। पुलिस ने कहा, 14 गवाह है, सबने एक ही बात कही, आपने जानबूझकर किया। अब केस कोर्ट में जाएगा। सिद्धार्थ घर लौटा तो पूरी तरह टूट चुका था। उसने मुझसे हाथ जोड़े, बोला, माँ मैं गलत था, प्लीज़ केस वापस ले लो, मैं सुधर जाऊँगा। मैंने कहा, सिद्धार्थ मैं केस वापस ले सकती हूँ, पर शर्त है तुम और सिमरन यहाँ से चले जाओ, अपना घर ढूंढो। यह घर मेरा है और मैं अकेली रहूँगी। सिद्धार्थ सदमे में आ गया, बोला, पर माँ हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, यह तुम्हारी समस्या है, तुमने मुझे नहीं सोचा जब धक्का दिया, अब मैं तुम्हें क्यों सोचूं? उसी शाम रंजन जी मेरे घर आए। उनके साथ थे सोसाइटी के चेयरमैन अशोक कुमार जी। उन्हें सिद्धार्थ को बुलाया, कहा, सिद्धार्थ बेटा तुमने बहुत गलत किया, हम सब ने देखा। सोसाइटी की मीटिंग हुई, हमने तय किया है कि तुम्हारी एंट्री बैन है, तुम इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हो रहा था, बोला, पर सर यह मेरा घर भी है। चेयरमैन साहब ने कहा, नहीं यह भारत जी का घर है, सिर्फ उनका तुम्हारा कोई हक नहीं। फिर रंजन जी ने एक और कागज निकाला, बोले, सिद्धार्थ ये देखो, तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दी है, बेनिफिशियरी प्रियंका है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। सिद्धार्थ ने कागज पकड़ा, पढ़ा, उसके हाथ काँप रहे थे। मैं गुड़गांव से सेक्टर 23 में रहती हूँ, आप कहाँ से है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दो किसी दिन। अगले 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। प्रियंका अमेरिका से आ गई। उसने आते ही मुझे गले लगा लिया, रोई बहुत, बोली, माँ मुझे पहले ही बताना था, मैं आ जाती। मैंने कहा, बेटा अब सब ठीक है, तू आ गई। प्रियंका ने सिद्धार्थ से बात की, उसे समझाया, पर सिद्धार्थ सुन नहीं रहा था। सिमरन और कुलजीत ने उसका दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन सिमरन का भाई आया,
बड़ा आदमी बनकर बोला, आंटी जी आप केस वापस ले लीजिए, हम सब मिलकर रहेंगे। मैंने कहा नहीं, अब नहीं। उसने धमकी दी। बोला, आपको पता है मेरे कनेक्शन है, मैं कैसे खारिज करवा सकता हूँ। रंजन जी वही थे, उन्होंने कहा, कोशिश करके देख लो, चौधरा गवाह है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, एफआईआर है, कोर्ट में केस है, तुम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि सिमरन की अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट था। उसके पिता के पास कुछ नहीं था। वह मेरे फ्लैट को बेचकर अपना घर बड़ा करना चाहते थे। इसलिए सिमरन ने सिद्धार्थ को भड़काया। उसकी माँ कुलजीत ने प्लान बनाया। वह सोचते थे कि मैं बूढ़ी हूँ, कमजोर हूँ, डर जाऊंगी, चुपचाप निकल जाऊंगी, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। 32 साल नौकरी की, हर महीने बचत की, अपने पैसों से घर खरीदा, कानून समझती हूँ। दोस्त है जो वकील है, मुझे पता है अपने अधिकार क्या है। 30 दिन पूरे होने से पहले सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। वो द्वारका में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया, 2 BH का किराया, 25,000 महीना। सिमरन और वह वहाँ चले गए। कुलजीत वापस चंडीगढ़ चले गए। शर्मा से मुँह छुपाकर सोसाइटी में सब ने मेरा साथ दिया। रेखा आंटी, शर्मा अंकल सब आए मुझसे मिलने। बोले, भारती जी आपने सही किया, आप बहादुर है, हमें गर्व है आप पर। पड़ोस की औरतें आई, बोली, आपने हिम्मत दिखाई, हम भी सीखेंगे आपसे। कोर्ट में केस चला कुछ महीने। सिद्धार्थ को माफ़ी मांगनी पड़ी। कोर्ट के सामने जज ने उसे चेतावनी दी। कहा, अपनी माँ के साथ वैसा बर्ताव दोबारा नहीं। पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम है, संभल कर रहना। सिद्धार्थ की नौकरी पर भी असर पड़ा। उसकी कंपनी को पता चल गया, उसे वार्निंग मिली। सिमरन से मेरे गहने भी वापस आ गए। कोर्ट के आदेश पर 3 लाख तोला सोना मैंने उसे अपनी अलमारी में रख लिया। अब वह सुरक्षित है। आज मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, शांति से। प्रियंका महीने में एक बार आ जाती है, कभी कभी 2-3 हफ्ते रुकती है। हम साथ में खाना बनाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। वह मेरा सच्चा सहारा है। मैं अब फ्रीलांस ट्रांसलेशन का काम करती हूँ। घर बैठे कुछ पब्लिशर्स मुझे जानते हैं, वह काम भेज देते हैं, मैं करती हूँ, अच्छी कमाई हो जाती है। 1 लाख महीना। सुबह में उठती हूँ 5 बजे, पूजा करती हूँ, चाय बनाती हूँ, बालकनी में बैठकर सूरज निकलता देखती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। अपने लिए गर्म गर्म पराठे, अपने पसंद के, किसी की मर्जी पूछने की ज़रूरत नहीं। सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ। रेखा आंटी के साथ हम बातें करते हैं, हंसते हैं, कभी कभी मंदिर जाते हैं, पास के शांति मिलती है। शाम को मैं अपने छोटे से स्टडी रूम में बैठती हूँ, रमाकांत जी की तस्वीर देखती हूँ, बातें करती हूँ, उनसे बताती हूँ कि आज क्या हुआ। वो मुस्कुराते हैं तस्वीर में, जैसे कह रहे हो वो तुमने सही किया। सिद्धार्थ ने 2 बार फ़ोन किया, माफ़ी मांगी, बोला, माँ मुझे मौका दो, मैं सुधर गया हूँ। मैंने कहा, देखती हूँ, समय लगेगा, विश्वास टूट गया है, फिर से बनाना होगा। अभी दूरी अच्छी है। मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली बात, कभी भी अपने अधिकारों से पीछे मत हटो, चाहे सामने कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो या कोई और गलत कहना जरूरी है। दूसरी बात, हमेशा अपने कागजात संभाल कर रखो, प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक स्टेटमेंट, FD, सब कुछ, ये तुम्हारी ताकत है, इन्हें सुरक्षित रखो। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट करो सब कुछ। अगर कोई गलत बर्ताव करे तो लिखो, तारीख, समय, घटना, फोटो खींचो, रिकॉर्ड करो, ये सबूत काम आते हैं। चौथी बात, अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, वकील, डॉक्टर, पुलिस, जो भी मदद कर सके, ज़रूरत पड़ने पर वह तुम्हारे साथ खड़े होंगे। 5वीं बात, कभी किसी को इंटरेस्ट मत करो, बूढ़ा हो या जवान, औरत हो या मर्द, हर किसी में ताकत होगी है, बस उन्हें पहुंचना आना चाहिए। 6ठी बात, धैर्य रखो, जस्टिस में समय लगता है पर आता जरूर है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाते रहो। और आखिर बात, अपनी इज्जत सबसे पूरे ऊपर रखो। पैसे आते जाते रहते पर इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। अपनी इज्जत की हिफाजत करो, किसी को भी अपने साथ बुरा बर्ताव करने मत दो। आज जब मैं अपनी बालकनी में बैठती हूँ, चाय पीते हुए सूरज डूबता देखती हूँ,
तो मुझे शांति मिलती है। मुझे पता है कि मैंने सही किया, मैंने अपने लिए खड़ा हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी वापस ले ली। सिद्धार्थ आज द्वारका में किराए के मकान में रहता है। उसकी ज़िंदगी बदल गई है। अब उसे पता है कि माँ कमज़ोर नहीं होती, माँ ताकतवर होती है। सिर्फ प्यार से नहीं, कानून से भी। सिमरन और उसकी शादी में भी दरार आ गई है। पता चला कि वह सिमरन से भी नाराज है क्योंकि सिमरन ने उसे गलत रास्ते पर लगाया। अब उनके बीच लड़ाइयाँ होती है। कुलजीत चंडीगढ़ में है। सिमरन को फ़ोन करती रहती है पर सिमरन अब उसकी बात नहीं सुनती। मैंने अपनी वसीयत बना ली है, सब कुछ प्रियंका के नाम। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सब कुछ उसका, सिद्धार्थ का एक पाए भी नहीं। शायद भविष्य में अगर वह सच में बदल गया तो मैं सोचूंगी, पर अभी नहीं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी औरतें मेरी जैसी है जो अपनी ही जिंदगी में बेघर हो जाती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके लिए सब कुछ करती है, पर बदले में सिर्फ दुख मिलता है। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, मत डरो, मत चुप हो, तुम अकेली नहीं हो। कानून तुम्हारे साथ है, समाज तुम्हारे साथ है। बस हिम्मत करो, अपने लिए खड़ी हो जाओ। यह मेरी कहानी है एक 64 साल की औरत की जिसे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पर असल में ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई जब मैंने अपने लिए लड़ना सीखा। आज मैं खुश हूँ, शांत हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा घर मेरा है, मेरी ज़िंदगी मेरी है, और यह ऐसा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। धन्यवाद।